इसका पाठ 1 जिसका नाम है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। तो शुरू करते हैं। तो इस पाठ में सबसे पहला विषय आता है हमारा रासायनिक अभिक्रिया। रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है? जब दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एक या एक से अधिक नए गुणधर्म वाले पदार्थों का निर्माण करते हैं तो उसे रासायनिक अभिक्रिया कहा जाता है। जब कोई भी दो पदार्थ मिलकर कोई एक नया पदार्थ बनाए जिसके गुणधर्म बिल्कुल अलग हों, जिनसे वो मिलके बना है, तो उसे कहेंगे हम रासायनिक अभिक्रिया। उदाहरण से समझ लेते हैं, बिल्कुल अच्छी तरह से ये समझ में आ जाएगा। जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर जल यानी पानी का निर्माण करते हैं, तो ये क्या होगी? एक रासायनिक अभिक्रिया। क्यों? क्योंकि इसमें बिल्कुल नए गुणधर्म वाला पदार्थ बनता है जल। जल का गुणधर्म क्या होते हैं? ये आग को बुझाता है। ठीक है, आग लगाता नहीं है, आग को बुझाता है। वहीं जिनसे ये मिलके बना है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ये दोनों अत्यंत ज्वलनशील गैसें हैं। इनमें बहुत जल्दी आग लग जाती है। लेकिन पानी जो है इन दोनों से ही मिलके बना है, लेकिन इसके गुणधर्म बिल्कुल अलग हैं। तो इस तरह की जो अभिक्रिया होगी उसे कहा जाएगा रासायनिक अभिक्रिया। और किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को भौतिक विधियों से उलट नहीं किया जा सकता है। उलट करने का मतलब होगा कि जो नया पदार्थ बना है, अगर हम चाहे उस नए पदार्थ को वापस उन्हीं पदार्थों में बदलना जिनसे वो बना है, तो वो भौतिक विधियों द्वारा नहीं किया जा सकता है। भौतिक विधि आप कक्षा 9 में पढ़ चुके होंगे, जैसे कि उसमें से कुछ मैंने यहाँ पर लिख दिए हैं, जैसे कि वाष्पीकरण, ऊर्ध्वपातन, आव्सन्य, उपकेंद्रीकरण। इन सभी विधियों से किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को उलट नहीं किया जा सकता है। आगे है रासायनिक अभिक्रियाओं में शामिल। जब कोई रासायनिक अभिक्रिया होगी तो उसमें क्या चीजें शामिल होंगी? अवस्था में परिवर्तन। अवस्था में परिवर्तन का मतलब होगा कि रासायनिक अभिक्रिया होने से पहले वाले पदार्थ और रासायनिक अभिक्रिया के होने के बाद वाले पदार्थ यानी कि नए पदार्थ, उनकी अवस्था में परिवर्तन हो सकता है। जैसे कि ये उदाहरण है, यहाँ पर ये क्या है? यहाँ पर ये गैस है, यहाँ पर भी गैस है। दो गैसें मिलकर एक जल का यानी कि द्रव का निर्माण कर रही है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है? दो गैसें अवस्था बदलकर जल बना रही है। तो अवस्था में परिवर्तन होगा, यानी कि ठोस से द्रव, द्रव से गैस या फिर गैस से ठोस में कोई भी अवस्था परिवर्तन हो सकती है जब रासायनिक अभिक्रिया होगी। आगे है रंग में परिवर्तन। रंग में भी परिवर्तन हो सकता है। रासायनिक अभिक्रिया होने से पहले या होने के बाद रंग में भी परिवर्तन हो सकता है। तापमान में परिवर्तन। रासायनिक अभिक्रिया के दौरान तापमान में भी परिवर्तन। तापमान कम भी हो सकता है और तापमान ज्यादा भी हो सकता है। और रासायनिक अभिक्रिया में चौथा है गैस का उत्सर्जन। जो भी रासायनिक अभिक्रिया होगी उसमें से गैस का उत्सर्जन भी हो सकता है। गैस का उत्सर्जन मतलब होगा उसमें से कोई रासायनिक अभिक्रिया के दौरान कोई उसमें से गैस निकले। ठीक है, पीछे वाले पेज पर हमने समझा रासायनिक अभिक्रियाओं की परिभाषा। अब हम देखते हैं रासायनिक अभिक्रिया के कुछ उदाहरण, जिससे रासायनिक अभिक्रियाएं हमें अच्छी तरह से समझ में आ जाए। तो यहाँ पर दैनिक जीवन में होने वाली रासायनिक अभिक्रियाओं के कुछ उदाहरण। पहला है इसमें से भोजन का पाचन। जो भी हम खाना खाते हैं उसका पचना, वो भी क्या है? एक रासायनिक अभिक्रिया है। इसी तरह से श्वसन यानी कि सांस लेना, हम ऑक्सीजन अंदर लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, तो ये भी एक रासायनिक अभिक्रिया है। लोहे पर जंग लगना, लोहे पर जंग लगना भी एक रासायनिक अभिक्रिया है और ये बहुत धीरे धीरे होने वाली रासायनिक अभिक्रिया है। इसी तरह दही का बनना, दही का बनना, दूध से दही में बदल जाना, ये भी एक रासायनिक अभिक्रिया है। ये तो हो गई हमारे दैनिक जीवन में होने वाली रासायनिक अभिक्रियाएं। अगर इसके अलावा हम बात करें, जैसा कि क्रियाकलाप 1.1 में दिया गया है, मैग्नीशियम रिबन का दहन किया जाता है, तो वो भी एक रासायनिक अभिक्रिया होगी। क्रियाकलाप 1.2 में लेड नाइट्रेट में पोटेशियम आयोडाइड को मिलाया जाता है, वो भी एक रासायनिक अभिक्रिया होगी। इसी तरह से क्रियाकलाप 1.3 में सल्फ्यूरिक अम्ल या फिर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में जिंक की गोलियां डाली जाती हैं, वो भी एक रासायनिक अभिक्रिया होगी। ठीक है, रासायनिक अभिक्रिया में दो महत्वपूर्ण चीजें होती हैं, अभिकारक और उत्पाद। तो ये दोनों क्या होते हैं? पढ़ते हैं। अभिकारक ऐसे पदार्थ जो किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग या फिर हिस्सा लेते हैं, उसे अभिकारक कहा जाएगा। और उत्पाद ऐसे पदार्थ जिनका निर्माण रासायनिक अभिक्रिया में होता है, उसे कहेंगे उत्पादी। उत्पाद यानी कि जो नया पदार्थ बनता है, नए गुणधर्म वाला पदार्थ बनता है, वो होगा उत्पाद। और जिनसे मिलके बनता है उसे कहेंगे हम अभिकारक। ठीक है, उदाहरण की सहायता से इन्हें बिल्कुल अच्छी तरह से समझ लेते हैं, अभिकारक और उत्पाद। उदाहरण ले रखा है हमने यहाँ पर, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर जल यानी पानी का निर्माण करते हैं। तो यहाँ पर हमें देखना है नया जो पदार्थ है वो कौन सा है। तो नया पदार्थ क्या है? किसका निर्माण हुआ? यहाँ पर जल का। बिल्कुल नए गुणधर्म वाला पदार्थ है जल, तो ये होगा उत्पाद। और जिनसे मिलके बना है वो होंगे अभिकारक। किन किन से मिलके बना है? ये हाइड्रोजन से और ऑक्सीजन से, ये दोनों होंगे अभिकारक।
ठीक है, अगला विषय है हमारा रासायनिक समीकरण। रासायनिक समीकरण क्या होता है और इसे किस तरह से लिखा जाता है। तो रासायनिक अभिक्रिया, जो भी रासायनिक अभिक्रिया होती है उसको रासायनिक समीकरण के द्वारा निरूपित किया जाता है या फिर कह सकते हैं दर्शाया जा सकता है। ठीक है, और रासायनिक समीकरण में, रासायनिक समीकरण के अभिकारक और उत्पादों में, चाहे वो अभिकारक हो चाहे उत्पाद हो, उसमें क्या होता है, पदार्थ के प्रतीकों का इस्तेमाल किया जाता है। जो भी पदार्थ के प्रतीक होंगे उनका इस्तेमाल किया जाता है। पदार्थ के प्रतीकों का मतलब क्या होगा, जैसे अगर ऑक्सीजन है तो उसका प्रतीक क्या होता है O, नाइट्रोजन है तो उसका प्रतीक होता है N, अगर लोहा है, आयरन जिसे कहते हैं इंग्लिश में, उसे उसका प्रतीक है Fe। तो इन प्रतीकों का इस्तेमाल किया जाएगा और प्रतीकों को हम सूत्र भी कह सकते हैं। और प्रतीकों के साथ उनकी भौतिक अवस्था को भी दर्शाया जाता है। भौतिक अवस्था यानी कि वो ठोस है, द्रव है, गैस है या फिर जलीय विलयन है। तो ठोस के लिए हम लिखेंगे S, द्रव के लिए लिखा जाएगा L, लिक्विड होता है। ठीक है, इसे इंग्लिश की फॉर्म में लिखा जाता है। ठोस को कहा जाता है सॉलिड, तो उसके लिए हम लिखेंगे S। द्रव को कहा जाता है लिक्विड, तो L। गैस को गैस ही कहते हैं तो G। और एक्वस यानी कि जलीय विलयन, ऐसा विलयन जो जल के अंदर बना है, ऐसा, ठीक है, जो जल के अंदर बनता है उसे लिखेंगे हम AQ यानी एक्वस। इसे ही इंग्लिश में एक्वस कहा जाता है। तो उदाहरण ले लेते हैं इसका अच्छी तरह से समझने के लिए। उदाहरण ले रहे हैं हम यहाँ पर क्रियाकलाप 1.1 से। मैग्नीशियम रिबन को वायु या फिर कह सकते हैं ऑक्सीजन में दहन कर मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाना। क्रियाकलाप 1 में मैग्नीशियम रिबन को दहन किया जाता है वायु की मौजूदगी में। वायु की जगह हम क्या कहेंगे, ऑक्सीजन, क्योंकि यही गैस होती है जो किसी भी दहन का कारण होती है। अगर ऑक्सीजन नहीं होगी तो दहन नहीं होगा। तो उत्तरदायी, दहन के लिए उत्तरदायी गैस होती है ऑक्सीजन, तो वायु की जगह हम कहेंगे ऑक्सीजन। तो यहाँ पर हमें सबसे पहले पहचानना है अभिकारक क्या है। ठीक है, नया पदार्थ क्या बनता है यहाँ पर, मैग्नीशियम ऑक्साइड। मतलब ये क्या है, ये है उत्पाद। ठीक है, ये लिख देते हैं यहाँ पर उत्पाद। जिनसे ये मिलके बना है वो होंगे अभिकारक। तो ये किससे मिलके बना है, मैग्नीशियम से और ऑक्सीजन से, तो ये दोनों क्या होंगे, अभिकारक। ठीक है, तो इसको सूत्र के द्वारा किस तरह से दर्शाया जाता है वो बताने जा रहा हूं मैं। सबसे पहले मैग्नीशियम, मैग्नीशियम का प्रतीक क्या होता है, Mg। ठीक है, और ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का प्रतीक क्या होता है, O, O2 लिखेंगे हम यहाँ पर, क्योंकि ऑक्सीजन के 2 एटम इकट्ठे रहते हैं हमेशा। और जो भी अभिकारक हैं, अगर एक अभिकारक है तो कोई बात नहीं, अगर 2 हैं या 2 से ज्यादा हैं तो सभी के बीच में जमा का निशान लगाएंगे। तो मैग्नीशियम जमा में ऑक्सीजन, ये मैग्नीशियम ये ऑक्सीजन। अभिकारक हमारे हो गए पूरे। अब लगाएंगे एक तीर का निशान। ठीक है, तीर का निशान जो है ये रासायनिक समीकरण, रासायनिक अभिक्रिया को दर्शाता है कि यहाँ पर इन दोनों में मिलकर रासायनिक अभिक्रिया की और उत्पाद इसके सिर की तरफ होता है। ठीक है, तीर के सिर की तरफ उत्पाद क्या बना, मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम ऑक्साइड का सूत्र होता है MgO। तो ये हो गया हमारा रासायनिक समीकरण। और जो तीर होता है इसकी पूंछ, ये पूंछ है, ये जो पूंछ है इसकी तरफ होते हैं अभिकारक। ठीक है, और इसके सिर की तरफ होते हैं उत्पाद। अगर एक से ज्यादा उत्पाद आता है तो उनके बीच में भी जमा का निशान आएगा। जैसे यहाँ पर हमने जमा किया है, ऐसे ही अगर एक से ज्यादा उत्पाद आते हैं तो उसमें भी सबके बीच में जमा का निशान आएगा। लेकिन ये जो रासायनिक समीकरण है ये संतुलित नहीं है। संतुलित का मतलब क्या होगा, यहाँ पर ऑक्सीजन के कितने एटम है, 2, लेकिन यहाँ पर सिर्फ एक ही है। ठीक है, यहाँ पर कुछ भी नहीं लिखा हुआ ऑक्सीजन के, तो यहाँ पर एक ही है। दोनों तरफ बराबर होने चाहिए। तो इस तरह की जो समीकरण संतुलित नहीं है उस तरह के समीकरण को कहा जाएगा कंकाली समीकरण। ठीक है, अब इसको संतुलित किस तरह से किया जाता है वो हम देखेंगे अगले पेज पर। लेकिन अभी भी इसमें एक कमी है, क्या, हमने इसकी भौतिक अवस्थाएं नहीं लिखी हैं। तो भौतिक अवस्था के इस साथी से कैसे लिखा जाता है, Mg। मैग्नीशियम रिबन कैसा था, ठोस, ठोस यानी कि सॉलिड। ठीक है, सॉलिड के लिए लिखेंगे हम S। उसके बाद ऑक्सीजन, ऑक्सीजन कैसी होती है, गैस होती है, तो गैस के लिए लिखेंगे G। रासायनिक अभिक्रिया हुई, रासायनिक अभिक्रिया होने को दर्शाता है ये। रासायनिक अभिक्रिया हुई और हमें क्या मिला, मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO। और मैग्नीशियम ऑक्साइड ये क्या है, ठोस, ठोस के लिए लिखेंगे हम सॉलिड के। ठीक है, तो S। तो ये होगी हमारी रासायनिक समीकरण।
ठीक है, अब इसे संतुलित किस तरह से किया जाता है वो देखते हैं अगले पेज पर। अब हम देखेंगे रासायनिक समीकरण को संतुलित करना। कोई भी रासायनिक समीकरण होता है उसको किस प्रकार से संतुलित किया जाता है। तो यहाँ पर है Fe जो प्रतीक होता है वो होता है लोहा, लोहे का प्रतीक लोहा जमा में H2O यानी कि जल। लोहा और जल अभिकारक दो हैं, वो अभिक्रिया करके लोहा Fe3O4 यानी Fe3O4 लोहे का ऑक्साइड जमा में H2 यानी हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। तो इस अभिक्रिया को हम संतुलित करके देखेंगे। संतुलित करने का मतलब क्या होगा, सबसे पहले हम इसमें अभिकारक, जो भी अभिकारक हैं उसमें कितने एटम यानी कि परमाणुओं की संख्या गिनेंगे। ठीक है, यहाँ पर लोहा है, लोहे के कितने परमाणु है, यहाँ पर कुछ नहीं लिखा हुआ, तो Fe मतलब लोहे का एक परमाणु है। तो इस तरह की आपको एक टेबल बनानी है जिसमें आपको तत्व लिखने हैं एक लाइन में, अभिकारक और उत्पाद। इसमें हम अभिकारक के नीचे लिखेंगे Fe यानी लोहे में कितने परमाणुओं की संख्या है, और इसमें उत्पाद में लोहे में कितने परमाणुओं की संख्या है। इसी तरह से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की। तो इसे संतुलित करते हैं। Fe यानी कि लोहे का एक परमाणु है अभिकारक में। ठीक है, अब देखेंगे लोहे का उत्पाद में कितने परमाणु है। लोहे के उत्पाद में 3 परमाणु है, तो यहाँ पर लिखा हमने 3। अब देखते हैं हाइड्रोजन के अभिकारक में 2 हैं और उत्पाद में भी 2 हैं, तो ये 2 हो और ये भी 2। ऑक्सीजन बचता है, ऑक्सीजन के अभिकारक में 1 है और उत्पाद में 4 हैं, तो ये 1 और यहाँ पर 4। संतुलित करने का मतलब क्या होगा कि जितनी परमाणुओं की संख्या किसी तत्व की अभिकारक में है उतनी ही उत्पाद में होनी चाहिए। ठीक है, अभिकारक और उत्पाद में बराबर परमाणुओं की संख्या, बराबर एटम की संख्या होनी चाहिए। अगर यहाँ पर 1 है तो यहाँ पर भी 1 होना चाहिए, अगर यहाँ पर 3 है तो यहाँ पर भी 3 होना चाहिए, बराबर होने चाहिए। तो इसका संतुलित करने का कोई ऐसा स्पेसिफिक फॉर्मूला या कोई तरीका नहीं है, इसको बस थोड़ा सा अपना दिमाग पर जोर डालना है और ये आसानी से हो जाता है। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो भी हमारे तत्व हैं वो अभिकारक में हो चाहे उत्पाद में हो, उनको एक ब्रैकेट में बंद करेंगे इस तरह से। ब्रैकेट में बंद करने का क्या मतलब होगा कि ब्रैकेट के हम अंदर कोई भी बदलाव नहीं कर सकते हैं। जो भी ये ब्रैकेट के अंदर जो चीज आ गई है उसमें कोई भी बदलाव नहीं कर सकते हैं। और इसमें हम कुछ मल्टीप्लाई कर सकते हैं, मल्टीप्लाई यानी गुणा कर सकते हैं। किस तरह से, जैसे उत्पाद में 3 है और अभिकारक में 1 है, तो अभिकारक को भी अगर हम 3 बनाना चाहें तो इस 1 को कितने से गुना करना पड़ेगा, 1 को हम गुना करेंगे 3 से, तो 1 को 3 से गुना किया, ये हो गया 3। अब ये जो अभिकारक में हमने 3 यहाँ पर गुना किया है, ये हमें कहाँ लिखना है, Fe जो लोहा है इसके यहाँ पर आगे। ठीक है, तो ये यहाँ पर इसका मतलब क्या है, 3 Fe, 3 हो गए लोहे के परमाणु, यहाँ पर भी 3 है और यहाँ पर भी 3, तो Fe मतलब लोहा जो है वो हो गया संतुलित। हाइड्रोजन को देखते हैं, हाइड्रोजन यहाँ पर 2 है और यहाँ पर भी 2। हाइड्रोजन पहले से ही संतुलित है, इसे हमें करने की जरूरत नहीं है। अब देखेंगे हम ऑक्सीजन का अभिकारक में 1 है और उत्पाद में 4 है, तो अभिकारकों में हम कितना गुना करेंगे, 4 से गुना करने पर ये क्या हो जाएगा, 1 गुना में 4, 4। तो अब क्या करोगे आप, हाइड्रोजन मतलब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के पहले यहाँ तो आप लिख नहीं सकते बीच में 4, आपको लिखना पड़ेगा 4 यहाँ पर, और यहाँ पर 4 लिखने का मतलब क्या होगा, 4 दूनी 8, 8 तो यहाँ पर हाइड्रोजन के हो जाएंगे और 4 ऑक्सीजन का 1 है, तो 4 एकम 4 ऑक्सीजन के हो जाएंगे 4। ठीक है, मतलब ये 4 जो हमने गुना किया है ये पूरे में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों में गुना हुआ है, तो यहाँ पर भी ये 4 यहाँ पर गुना करूंगा मैं, तो हो गए 8। इससे ऑक्सीजन तो हमारा संतुलित हो जाता है, ऑक्सीजन के तो हो गए 4, लेकिन इससे हाइड्रोजन जो था वो असंतुलित हो गया। तो हाइड्रोजन को भी देखते हैं। देखो यार, फ्लूइड में तो हम कोई बदलाव कर नहीं सकते हैं क्योंकि हम दोनों के आगे लगा चुके हैं पहले। तो दूसरी तरफ देखते हैं, दूसरी तरफ में हमें हाइड्रोजन को करना है उत्पाद, तो यहाँ पर आएंगे, यहाँ पर हम कितने से गुना करें कि ये 8 हो जाए, 2 को हम कितने से गुना करेंगे, 8 हो जाए, तो करेंगे 4 से गुना, तो ये हो गया 8, तो यहाँ हम लिखेंगे 4। तो ये हो गई संतुलित अभिक्रिया, जहाँ पर दोनों तरफ अभिकारकों में और उत्पादों में